जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपीटेट मैथमेटिक्स की क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें यूपीटेट में आने वाले क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जो यूपीटेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इस पैटर्न पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी वैकेंसी आने को है शिक्षक भर्ती में, जो लंबे समय के बाद एक वैकेंसी आएगी। उसमें आपको अगर अपनी सीट सुनिश्चित करानी है तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि सुपर टेट जब होगा, टेट के तुरंत बाद 40-45 दिन कुल मिलेंगे और उसके अंतर्गत आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। नहीं, 2023 के अंतर्गत ही ये परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न होनी है। टेट की, यूपी टेट की और एस टेट के लिए भी दोनों परीक्षाएं ये कराई जाएंगी 2023 के अंतर्गत ही। अभी KVS के जो पेपर चल रहे हैं, KVS की भी परीक्षा बहुत जल्द कराई गई है। 40-42 दिन सारा समय मिला है। पेपर फॉर्म भरकर नहीं निकले थे और तारीख लगा दी गई थी पेपर की भी। इसी तरह से आपके उत्तर प्रदेश में होगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, और जो कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो वही आगे बढ़ते हैं, वही अपनी सीट निश्चित कर लेते हैं। आप रोज़ अपनी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म निकलेंगे जब आप अपनी तैयारी करेंगे। और मैं आपको रोज़ क्लास देता हूँ। ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, एक 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े, 24 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाव का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। हमसे वो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। एक घनाव है जो 24 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, चौड़ा है, 14 सेंटीमीटर चौड़ा है और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। उस घनाव का जो संपूर्ण पृष्ठ है, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है जो घनाव का संपूर्ण पृष्ठ होगा, इनमें से कोई एक है। देखिए, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला घनाव का याद होना चाहिए, जो घनाव के संपूर्ण पृष्ठ के लिए कार्य करता है। इसमें पहले जो दिया गया है, L की वैल्यू दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू, इसमें जो चौड़ाई है ब्रेथ हमारे पास, वो 14 सेंटीमीटर है, और H की वैल्यू दी गई है हमें 7.5 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं। और जब ये तीनों वैल्यू हमें दी गई हैं, संपूर्ण पृष्ठ, घनाव का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। हम इस फॉर्मूले का इसके साथ प्रयोग करेंगे और हमें कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिलना चाहिए जो कह रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए, 2L की वैल्यू हमें दी गई है, L की वैल्यू हमने निकाली है 24 है, इंटू B की वैल्यू 14 दी गई है, प्लस B की वैल्यू 14 है, इंटू H की वैल्यू 7.5 है। ये 7.5 इंटू L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू है 24, L की वैल्यू हमारे पास 24 है। इस तरह से हम इसमें मान लगाएंगे। अब हम इसे हल करेंगे। है कि 2 को आप ऐसे ही रखें, 14 की 24 के साथ गुणा करें, 14 चौका 56 का 6 आएगा, हासिल 5 लगेंगे, और 14 दूनी 28 और 5 33 होंगे 336, प्लस आप 7.5 की 14 के साथ गुणा करें, 14 पंजे 70 का 0 आया, हासिल 7 लगे, और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, और जो हासिल लगे थे 7 हमारे पास, ये हुए 105, और एक के बाद पॉइंट ऐसे लगा देंगे, प्लस में आएगा हमारे पास, ये 105 होना चाहिए, 105 आएगा, ये 105 आएगा।
फिर देखिए प्लस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 24 पंजे 120 होते हैं, 120 का 0 हासिल लगे 12, हासिल 12 लगेंगे। और 24 सत्ते 24 की 7 से गुणा करेंगे आप, ये 5 बार गया था, 120 में 68 होंगे, 78 सॉरी 68 होंगे ये, 24 सत्ते होते हैं 168 और 12 हासिल के लगे, 168 और 12 हासिल के ये हुए 180, 180 हुए। और एक पॉइंट एक संख्या के बाद आप यहाँ पर चिपका दें, ये होगा 180, कितना होगा 180 होगा। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले आप अपने से पॉइंट को हटा लीजिए और उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जितने अंक के पहले दशमलव है उतने अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए और बाकी उसकी गुणा ऐसे ही कर लेते हैं। अब आप इन्हें जोड़ें, 0 और 5 5 होगा, 5 और 6 11, 11 का हुआ 1, ये 2 ऐसे चल रहा है हमारे पास अभी। 8 8 3 11 और अभी हमारे पास एक हासिल लगा था, 5 6 11, 8 3 11 और एक 12 का 2 हासिल लगा, फिर 1 2 और 3 5 और एक हासिल का ये हुए 6, 621। और इसके अंदर गुणा करेंगे 2 होगा, 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4 होगा। और इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग सेंटीमीटर ये 1242 वर्ग सेंटीमीटर हमारे एक ऑप्शन में दिया गया है, जो डी ऑप्शन में है, ये 1242 वर्ग सेंटीमीटर। जब भी आपसे इन्हें पूछे, अभी मैं 1-2 दिन में ही, आने वाले 1-2 दिन में आगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जितने भी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं मैं उन क्वेश्चनों को सोल्व कराऊंगा ईयर वाइज, हर वर्ष के अनुसार जैसे भी आए हुए हैं शुरू से स्टार्टिंग करेंगे उन्हें, और सब में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये कहा गया था कि 24 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। हमने जो भी दिया गया उसके वैल्यू अलग अलग छांट लेते हैं। पहले आप सबसे पहले दी गई वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं, फिर जिसका जो हमसे पूछा गया हमने उसका फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू लगाने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करें और उन्हें एक जगह जोड़कर बाहर वाला जो 2 है उससे उसके साथ गुणा कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास इसी तरह से। क्वेश्चन है 4 पेनों का 4 पेनों का मूल्य 4 पेनों का मूल्य 748.80 हो तो 80 हो तो ऐसे 29 पेनों का 29 पेनों की आसन कीमत क्या होगी, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है ₹5,430 होगी, बी ऑप्शन में है 5,500 रुपए में होगी, सी ऑप्शन में दिया गया है
4,550 रुपए होगी। और डी ऑप्शन में दिया गया है कि 6,000 रुपए होगी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। और देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आप पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में कहा गया है चार पेनों का जो मूल्य है वो 748.80 हो तो इतने रुपए में दिया गया है। इतना हो तो ऐसे 29 पेनों का, ऐसे जिनका मूल्य है, ऐसे 29 पेनों का असंख्य कीमत क्या होगी। ऐसे 29 पेनों की जो कीमत है वो क्या होगी, हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। जो 4 पेनों का दिया गया है, हमें ये दिया गया है 4 पेनों का, तो हम पहले 4 पेनों का मूल्य, और 4 पेनों का मूल्य हमें दिया गया है 748.80। पहले हमें जब भी ऐसा दिया गया हो कि 4 पेनों का, 10 पेनों का, 11 दर्जन, इस तरह की कोई भी चीज दी गई हो, तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक दर्जन में हो, पेन में हो, जैसे यहाँ पर पेन दिए गए हैं 4 पेन, तो पहले मैं यहाँ से एक पेन की कीमत निकालूं। जब मुझे एक पेन की कीमत मिलेगी उसके बाद मैं 29 पेनों की कीमत का पता कर सकता हूँ। पहले मैं एक पेन की कीमत निकालता हूँ। यहाँ से एक पेन का मूल्य बराबर 4 पेनों के लिए इतना था। जब हम एक पेन का निकालेंगे तो इससे भाग करेंगे, बटे में आएगा 4 से इसे भाग करें। आप देखें 4 इकना 4, यहां पर बचे कितने 3। जब यहां पर 3 बचेंगे और ये हुए 34, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और बचे 2, यहां पर बचे 28 और 4 सत्ते होते हैं 28, 4 दूनी 8। ये पूरा चला गया, इससे इतनी बार कटा 187.2 बार ये गया। किसका मूल्य निकला ये हमारे पास, केवल एक पेन का मूल्य हमें मिल गया। जब एक पेन का मूल्य मिल गया, अब हमें 29 पेनों का मूल्य पता करना है। 29 पेनों का मूल्य क्या होगा। 29 पेनों का मूल्य और 29 पेनों का मूल्य बराबर निकालेंगे हम। तो जो हमारे पास एक पेन का मूल्य था 187.2 इंटू गुणा करेंगे हम 29 से। कितने से गुणा करेंगे, 29 से इसे गुणा कर दें और हमें जो 29 पेनों का मूल्य है वो हमें प्राप्त होगा। जितना भी होगा वो हमें मिल जाएगा। 29 पेनों का मूल्य क्या होगा। देखिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ समय के लिए पॉइंट हटा लें और इसकी मल्टीप्लाई करें। इसके साथ करेंगे 9 दूना 18, यहाँ से लगाए 9 सत्ते 63 और 1 64, यहाँ पर 6 लगे, 9 अट्ठे 72 और 6 78 का 8, यहाँ से लगे 7, 9 का 9 और 7 16 आएगा, 16 हुआ। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17, 2 का 2 और 1 3, 8 आएगा, 4 4 8 हुआ, 8 4 12 का 2, 6 और 7 13 और 1 14 हुआ और 4 और 1 5 हुआ। ये हमारे पास आया यहाँ पर। अब देखिए जो ये हमसे पूछा गया है, हमारे पास पॉइंट भी दिया गया था, और जो पॉइंट था हम इसे उस रूप में बना लें। पॉइंट हमारे पास एक अंक के बाद पॉइंट था, ये संख्या आई है हमारे पास 5,428.8 रुपए। ये जो हमें मिला ये 29 पेनों का मूल्य मिला। कितने का मिला, 29 पेनों का मूल्य ये हमें यहाँ से मिला। अब 29 पेनों का जब ये मूल्य मिला तो हमारे ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में तो इतनी बात पूछ रहा था वो कि 29 पेनों का मूल्य क्या होगा,
लेकिन किसी भी ऑप्शन में आप इसके जैसा नहीं पा सकते, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में, तो मिलेगा कहाँ से। जब ऑप्शन में ऐसा ना मिले तो आप देखें कि इसके आसपास जो भी वैल्यू आती है, इसके समथिंग कौन सी वैल्यू आती है, वही इसका आंसर होगा। तो ये 29 पेनों का जो मूल्य होगा, ये हमारे पास ये हुआ 5,430 रुपए। 29 पेनों का मूल्य ये होगा। ये लगभग में इसलिए है क्योंकि पॉइंट में संख्या चल रही थी, हो सकता है पहले संख्या क्या रही हो, इसलिए ये माना गया है 5,430। इसके आसपास की वैल्यू ढूंढ लेते हैं यदि ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है इस तरह की। वैसे ज्यादातर तो करेक्ट ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा जो आपका आएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, अच्छे क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन कभी चॉकलेट पर या टोपियों पर बच्चों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन है आगे, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि तथा 4 की वृद्धि 1/4 भाग में 10 की कमी, 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ऑप्शन है इसके 240, बी ऑप्शन में 260 है, और सी ऑप्शन में 270 है, और डी ऑप्शन में 280 है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की कमी, इधर 4 की वृद्धि और 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। जो वो कौन सी संख्या है जिसके 1/5 में 4 की वृद्धि हो जाती है और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी है, तो इनमें से किसके बराबर वो संख्या है। हम पहले देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों, आप पहले कोई ना कोई संख्या मान लीजिए। तो हम पहले इसमें संख्या मानेंगे। माना जो संख्या है जिसके साथ ये सब घटना घट रही है वो x है। क्या मानी हमने, x है। अब हमसे कह रहा है कि 1/5 में 4 की वृद्धि होती है, किसके 1/5 में, संख्या के 1/5 में, संख्या के 1/5 में वृद्धि होती है 4 की। अब ये किसके बराबर है, संख्या के 1/4 के, संख्या के किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। और इसमें क्या हो रही है, 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। ये जो संख्या है इसमें से 10 इस संख्या के किसके बराबर है, 10 की कमी के बराबर है। ये संख्या 10 की कमी के बराबर है। और देखिए x वालों को x की तरफ और बिना x वालों को इधर ले जाएं, आप इसे हल करें।
जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो ये 4+10 होगा, और जब हम इसे इधर ले जाएंगे x/4 - x/5 होगा, ये होगा 14। और इसे एलसीएम ले, एलसीएम आएगा इसका 20। कितना एलसीएम आएगा? 20 एलसीएम होगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 5x - 4x, और ये 14 इक्वल टू, आप इसमें से इसे घटाएंगे, x/20 होगा। कितना बचेगा? x/20 आएगा। और जब ये x/20 आए तो आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आएगा 20 × 14, और 14 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, और 0 फ्री में ये चल रहा है, 0 इसके साथ, ये होगा 280। 280 जो हमें मिला वो ये होगा, यानी कि जो संख्या के बराबर था, जो संख्या थी, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में, जिसके 1/5 भाग में 4 की कमी, तथा 1/4 भाग में, 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, तथा 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो ये 280 ऐसी संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करें। क्या करें? क्वेश्चन में जो भी संख्या इत्यादि पूछी जाती है, आप उसे अपने से गेस कर लें, मान लें, और तब क्वेश्चन को आगे हल करें। आगे क्वेश्चन है, और भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है आगे, कोई संख्या अपने 4 सप्तांश से, कोई संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है। कोई संख्या अपने सप्तांश से 18 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन में 39, बी ऑप्शन में 40 दिया गया है, और सी ऑप्शन में 42, और डी ऑप्शन में दिया गया है 41। ये हमारे पास ऑप्शन है इसके। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है इसके अनुसार आप कार्य करें। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई संख्या है, कोई संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है। कोई संख्या है जो अपने आप से 4 सप्तांश, सप्तांश का अर्थ होता है कि सप्तांश 7 से मतलब है 4 सप्तांश, यानी कि 4/7, अपने से 4/7 के 18 अधिक है वह संख्या। क्वेश्चन में ये बात हमसे पूछी गई है। देखिए आगे, मैंने माना, जो मुझे इसमें निकालना था, माना जो संख्या है हमारे पास वो संख्या x है। संख्या क्या है? x है। जो संख्या थी वो हमने x मान ली। अब इस संख्या का कितना दिया गया है? 4 सप्तांश, यानी कि 4/7x, 4/7x, 4 सप्तांश जो ये शब्द है इसका मतलब है 4/7, ये कहा गया है। इससे 18 अधिक है, 18 अधिक है किससे? खुद संख्या से, संख्या से, यानी ना कोई संख्या अपने से, कोई संख्या जो अपने 4 सप्तांश
कोई संख्या है जो अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है, ये वाली संख्या अपने 4 सप्तांश 4/7 से कितनी है, 18 अधिक है, और क्या है, x जो हमने मानी है वो संख्या इतनी अधिक है। अब आप इसे उठाकर इधर ले जाइए, जो x है, x वाला पद है, उसे x वाले पद की तरफ ले जाइए उठाकर। ये होगा 18 इक्वल टू x माइनस 4x/7 होगा। इसके साथ एलसीएम लेंगे, 7 ही करना 7 आएगा। 18 इक्वल टू 7x माइनस 4x बटे होगा 7, बटे में 7 आएगा, इसमें से इसे घटा दो, ये होगा 3x/7 इक्वल टू 18, ये आया। अब जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है, और जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है। आप एक 3/7 को इधर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू की आवश्यकता है। जो हमसे वो संख्या पूछ रहा है, हमसे जो संख्या पूछी गई है, हमें केवल उसकी आवश्यकता है, बाकी इधर से सब हमें इसमें से हटाना है। जब हम इसे इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 18 और बटे में आएगा 3 इंटू आएगा 7, ये होगा। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई ना करके, पहले चलिए यही हो जाएगा, इससे आप इसे काटें, 3 छंग 18 और 6 सत्ते कितने हुए, 42 होंगे। x बराबर आएगा हमारे पास 42, x के बराबर आएगा 42। वो जो संख्या होगी जो संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है, जो संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है, यानी कि 4/7 से 18 अधिक है, वो संख्या 42 होगी। कितनी होगी, 42 संख्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आगे लिए गए हैं, और आज की जो परीक्षाएं चल रही हैं, कंपटीशन बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, अगर तैयारी की जाए तो हार्ड की भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं वो सब घुमाए गए क्वेश्चन हैं। सब ये घुमाए हुए क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं जिनमें नए शब्द, तार्किक शब्द आते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको और करवाया था, उसमें पूछा गया था कि प्रथम 5 रूढ़ संख्याएं, धन रूढ़ संख्याएं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योग बताइए। मैंने अपनी क्लास में अभी पीछे जो 4 नंबर की क्लास पढ़ाई है उसमें करवाया था, धन रूढ़ संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याओं को धन रूढ़ संख्या कहा जाता है। ऐसे शब्दों से ही बच्चे जो छात्र हैं वो शब्द अगर पहचान नहीं पाते हैं तो जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें इस बात पर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है, क्वेश्चन ये कहा गया था कि निम्नलिखित समूह में से किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन है इसके, देखिए ए ऑप्शन में है 4, 4, 8। बी ऑप्शन है हमारे पास
4 4 9, 4 4 9 है। और सी ऑप्शन में है 6 4 8 5, 6 4 और 5, ये ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया गया है इसमें 2 4 और 6। अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे मेथड से यूपी टेट के पिछली परीक्षा जो अभी पीछे परीक्षा हुई है, पिछले साल की जो परीक्षा की गई है यूपी टेट में, जैसा मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ऐसा एक क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। पिछले वर्ष की परीक्षा में ही इस पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। जो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक बन चुका है पहले ही। देखिए, क्वेश्चन में जब भी ऐसी बात कही जाए कि निम्नलिखित समूहों में से, यानी कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करने की जब भी बात कही जाए तो आप ध्यान रखें कि उसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप उसे हल करने के चक्कर में ना लगे। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप उन ऑप्शनों को लेकर हल करें। उन ऑप्शन में से दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। जिनका भी दो छोटी भुजाओं का, जिस ऑप्शन का भी योग बड़ी भुजा से अधिक होगा, समझे कि वही ऑप्शन आपका त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेगा। त्रिभुज की हर कंडीशन को वही फॉलो करेगा। जैसे आप पहले ऑप्शन को लेकर चलें, पहले ऑप्शन में जो दो छोटी भुजाएं हैं वो 4 और 4 हैं। कंडीशन ये लगाएंगे हम इसमें, a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से। a प्लस बी जो है वो बड़ा होना चाहिए c से, तो त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेगा और वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करेगा। ये 4 प्लस 4 और बराबर में 8, क्योंकि हम जब इसे जोड़ेंगे a प्लस बी को तो 8 बराबर 8 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है तो खत्म, पहला वाला ऑप्शन ये खत्म। अब दूसरा जब हम हल करेंगे तो ये 4 प्लस 4 है, छोटी भुजाएं ये हैं और बड़ी है, इनमें बड़ा क्या है 9, यानी कि जो तीसरी भुजा है दो छोटी भुजाओं के योग से तीसरी भुजा इनमें बड़ी है। तो ये तो कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने कंडीशन लिख रखी है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब हमारा जो त्रिभुज है ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे तीसरे ऑप्शन में 5 प्लस 4, क्योंकि छोटी भुजा लेनी है मुझे इसमें, तो छोटी भुजा क्या है 5 और 4 है, मैंने इन्हें लिया। 5 और 4 9 होते हैं और ये बड़े हैं किससे, 6 से। कितने से, जो तीसरी भुजा है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमें दिया गया है, सी ऑप्शन में एक कंडीशन हमें मिलती है कि दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा है और ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो हमारा जो ऑप्शन मिला इस कंडीशन के आधार पर हमें ऑप्शन मिला सी ऑप्शन, कि ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैटर्न पर, क्योंकि इस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन आपके यूपी टेट में बन चुका है। तो ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें से आप एक तो क्वेश्चन को देखकर तुरंत लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं पेपर में जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए। यदि तैयारी बढ़िया होती है तो सभी क्वेश्चन जो 3 टाइप के होते हैं सब बराबर से दिखाई देते हैं वहां पर, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब। ये आगे क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का
महत्तम महत्तम समावर्तक, 3 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये संख्याएं हैं कि ये वाली जो संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है 6, 18 और 12 होंगी। बी ऑप्शन में दिया गया है हमें 10, 20 और 30 होंगी। सी ऑप्शन में दिया गया है 48, 12, 24 और 48 होंगी। और डी ऑप्शन में दिया गया है 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 होंगी। ये हमें ऑप्शन इसमें दिए गए। देखिए क्वेश्चन की भाषा को आप समझे। क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, 3 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो 12 दिया गया है तथा इन संख्याओं का फिर कहा गया है कि इन संख्याओं का जो अनुपात है 1:2:3 के 3 है। 1:2:3 है। तो संख्याएं क्या होंगी जिनका अनुपात 2:3 दिया गया है और उनका जो में से दिया गया है वो 12 है। तो हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होंगी। हम इसमें मान लेते हैं। देखिए मैंने ऐसे और भी क्वेश्चन करवाए हैं, जब भी किसी संख्या का अनुपात दिया गया हो उस संख्या के साथ हम x लगा लेते हैं। जब उस संख्या के साथ हम x लगा देते हैं हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जैसे ये जो हमें अनुपात दिया गया था इसे हमने माना कि x है, पहले x मानेंगे। जब x मानेंगे तो फिर दिया गया 2x लगा देंगे x के साथ, फिर ये 3x का में से, इसका में से कितना होगा x होगा। इसका में से कितना माना हमने, इसका में से हमने मान लिया x है, क्योंकि x जब इनका में से है तभी तो मैंने इन सबके साथ गुणा की है। इसकी x इनका में से है इसके साथ, इसीलिए तो मैंने इनकी सबकी गुणा की। अब वो संख्याएं कौन सी होंगी जबकि हमें में से की वैल्यू दी गई है, कितनी है 12, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। x है, पहली संख्या x है, जब मैं x के स्थान पे 12 रखूंगा तो हमें 12 ही मिलेगा। जब मैं x के स्थान पे 12 रखूंगा तो हमें 12 ही मिलेगा, 12 ही आएगा। दूसरा हमें दिया गया है 2x, जब मैं इसमें 2x के स्थान पे में से क्या है 12, क्वेश्चन में कहा गया है जो में से दिया गया है वो 12 है और 12 में से है x का मान, मैं इसे x के मान पे रखूंगा। जब x के स्थान पे हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। कितना मिलेगा हमें 24 मिलेगा। और जब हमें 24 मिलेगा, ये देखिए दूसरा हमें दिया गया 3x, जो 3x हमें दिया गया है आप इसमें भी 3x इक्वल टू 3 गुणा 12 आएगा। 12 दिया मिला हमें 36। तो हमें इन तीनों संख्याओं से जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या हमें मिली है 12, 24 और एक मिली है 36। 12, 24 और 36। तो 12, 24 और 36 जो संख्या हमें दी गई है वो ये संख्या है 12, 24, 36। क्वेश्चन में जो हमसे बात पूछी गई थी कि निम्नलिखित या 3 संख्याएं दी गई थी कि 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, जिन संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया था वो संख्या पूछी गई थी, तो वो संख्याएं हमारे पास 12, 24 और 36 होंगी। ये संख्याएं हमें मिली हैं
और संख्याएं कितनी है, 12, 24, 36 है। आगे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं अभी इसमें, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो क्वेश्चन अब लिया जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक संख्या दी गई है, ये संख्या है 175 302, ये संख्या है। वो कह रहा है कि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए। ये जो संख्या दी गई है, इसके अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए। जब पुनः व्यवस्थित किया जाएगा तो प्राप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। वो हमसे ये पूछ रहा है कि प्राप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये संख्या क्या होगी? देखिए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हमें दिया गया है 7005302 होगी, और बी ऑप्शन में हमें दिया गया है 1000357 होगी, और सी ऑप्शन में दिया गया है 1003257 होगी, और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 2001357। ये कहा गया। देखिए जब इस संख्या को 175 302 हमें संख्या दी गई है, इस संख्या को पुनः व्यवस्थित किया जाए, इस संख्या को पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तब वो हमसे पूछ रहा है कि प्राप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो हमें प्राप्त होगी वो संख्या सबसे छोटी क्या होगी। देखिए जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। इसके लिए जब मैं ये सबसे छोटा अंक, ये जो संख्या दी गई है 0075302, इस संख्या में जो सबसे छोटा नंबर है वो 0 दिया गया है, सबसे छोटा नंबर 0 दिया गया है। परंतु यदि 0 को हम किसी संख्या से पहले लगा दें, जैसे मैं यहाँ पर 001 करूं, तो ये केवल 1 गिना जाएगा, इसके साथ 2 0 नहीं गिने जाएंगे। तो किसी भी संख्या से पहले 0 को नहीं लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या, क्योंकि वो हमसे सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, और सबसे छोटी संख्या के लिए मैं पहले 1 लिखूंगा। 1 के बाद जो छोटी संख्या है तो 1 से छोटी 0, परंतु 1 से पहले उसे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर 1 से पहले हम लगा देते हैं तो वो संख्या नहीं गिनी जाएगी। इसलिए जितने 0 इसमें दिए गए हैं, मैं इन्हें 1 के बाद इसमें प्लेस कर देता हूं। इसके बाद 1 और 0 के बाद इनसे बड़ी संख्या इसमें हमें नजर आती है 2 संख्या आती है। इसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। तो देखिए ये संख्या जो है ये सबसे छोटी संख्या होगी।
जब इस संख्या के अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी वो हमें यह प्राप्त होगी कि 1001002357, ये संख्या हमें छोटी प्राप्त होगी। पहली संख्या में 7 लग रहा है, ये बड़ी संख्या हुई, वो हमसे छोटी पूछ रहा है। दूसरी संख्या हमारे पास हमें आंसर में मिली है। तीसरी संख्या में क्रम चेंज है, छोटा नंबर बाद में और बड़ा नंबर पहले दिया गया है, ये भी छोटी संख्या नहीं हो सकती। लास्ट वाली संख्या 2 से स्टार्ट है, जबकि 2 से पहले हमें 1 भी दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखें और क्लास को लाइक करें। जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखें, क्लास को पूरी देखें और क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों मित्रों को शेयर करें और अपनी तैयारी में लगे रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।